Nazareen, and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. जब ऊंचाई से किसी मंजर को फिल्म बंद करना हो तो फोटोग्राफर क्या करे? जब खतरनाक सर्च एंड रेस्क्यू करना हो, फायर फाइटर्स की जान खतरे में डाले बगैर जंगल की आग को बुझाना हो, या कम रिसोर्सेज में तावील सरहदों की निगरानी करनी हो, या पुलिस को खामोशी से मुजरिमों के ठिकानों तक पहुंचना हो, तो कुछ साल पहले हम यही सवाल उठाते तो आज से मुख्तलिफ जवाब मिलता, लेकिन आज इन सब सवालों का अक्सर इतराफ से एक जैसा ही जवाब मिलने लगा है, यानी ड्रोन्स। वही ड्रोन्स जिनका नाम अब से कुछ अरसे पहले तक सिर्फ फौजी इस्तेमाल से ही मुंसलिक था, लेकिन आज इनका इस्तेमाल इतनी फील्ड्स में हो रहा है कि हम मजबूर हो गए हैं आपके लिए ड्रोन स्पेशल शो करने पर। तो हो जाए फिर। पाकिस्तान में अब ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं, जरूरतमंद वैक्सीन ड्रोन्स के जरिए अपनी मंजिल पा रहे हैं। अमेरिका में तफरीह के लिए ड्रोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ पब्लिक सेफ्टी के बारे में सवाल भी उठ रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में ड्रोन्स का नाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुंसलिक रहा है, अब ये हो रहा है तब्दील। कैसे, बता रहे हैं लाहौर से नोमी कमर। ड्रोन का नाम सुनते ही बम या धमाकों का ही जहन में आता है, लेकिन जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो धमाके नहीं बल्कि वीडियोस और तस्वीर बनाता है। ये एक कैमरा जो कि छोटे से हेलीकॉप्टर के साथ मुंसलिक होता है और उसे रिमोट कंट्रोल के साथ उड़ाया जा सकता है, और साथ ही तस्वीर और वीडियोस भी बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ड्रोन कैम्प के इस्तेमाल में किसी भी मुल्क के प्रोफेशनल से कम नहीं। इन शोबों में टीवी प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स मैचेस, ट्रैवल शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और शादी ब्याह की तकरीबात शामिल हैं। लोग खाना खा रहे हैं, क्रेन जो उनसे ऊपर से गुजर रही है, बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, एंड जिम एज वेल टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। तो उसका आसान हल जो वेडिंग मेकर्स हैं उन्होंने निकाला, जिसे हम ड्रोन कैम्प बोलते हैं, वो रेंट पे बहुत चीप मिल जाता है। ब्राइड एंड ग्रूम वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि उनको एक नया एंगल मिल गया जो कि पहले कभी यूज़ नहीं था होता। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द वेडिंग्स एज वेल। वी हैव टू हैव सम गैजेट्स, दैट इज अ ड्रोन कैम्प। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा खिता है जो कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ हसीन वादियाँ, ऊंचे पहाड़ों के सिलसिले, बहते दरिया, सहरा और समंदर सभी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं मशहूर पाकिस्तानी फोटोग्राफर और डायरेक्टर यासिर निसार से, जिन्होंने पहली मरतबा 20 से ज़ायद जदीद तीन कैमरों और ड्रोन्स के साथ पाकिस्तानी कुदरती हुस्न को नहायत ही उम्दगी से फिल्म बंद किया, और न सिर्फ अपना और अपनी टीम का बल्कि मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। सबसे पहली चीज़ ये कि उसमें व्हेनेवर यू वांट टू शूट आउटडोर्स में, आप शूट करते हो और ख़ास पर ट्रैवल या स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हो, आपको एक डिफरेंट शॉट चाहिए होता है टू इस्टेब्लिश द कंटेंट, इस्टेब्लिश द प्लेस वेयर एवर दैट इज़। ड्रोन कैमरों के जरिए जासूसी भी की जा सकती है, जो कि पाकिस्तान में ममनू है। टेक्नोलॉजी के दिलदादा अपने शौक के लिए और शोबाज दिखावे के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो एक्सबॉक्स यूज़ करती है, प्ले स्टेशंस खेलती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उनको प्ले स्टेशन इस्तेमाल करना आता है तो वो ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। ड्रोन ऑपरेटिंग के लिए आपको फ्रेमिंग का पता हो, आपको लाइट का पता हो, सबसे मेन चीज़ है आपका एक्सपीरियंस। अच्छा ऑपरेटर वही है जो फ्रेमिंग को बैलेंस करता है और फ्लाइट अच्छी कर सकता है। You need to flying is completely different, and with filming that is completely different. Maybe you can be a very good flying expert of drone, but having an eye what the shot is required, उसके लिए you need to have the direction of a director. यासिर निसार और इनके जैसे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस उम्दगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए देखते हैं कुछ और मनाज़िर।
specifically if you talk about the north of Pakistan, وہاں پہ اب آپ کو mountains وغیرہ you saw them from the ground perspective. جب آپ ان کو انہی ویلیز اور انہی لیکس اور انہی ماؤنٹینس کو جو آپ ایک ایریل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہوتی ہے. اصلی ہیروز تو پاکستان کے شاندار پروفیشنلز ہیں جو آنے والی ہر جدید ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور مہارت حاصل کرنے میں سر فہرست نظر آتے ہیں. وہ دنیا بھر میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. سائنسدان خوش سالی اور سیلاب جیسے بڑے موسمی عوامل اور کلائمیٹ چینج کے درمیان کسی تعلق کو ثابت کرنے میں حال ہی میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زمین کے گرم ہونے کے ساتھ موسموں کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. فلپائنز میں موسموں کی شدت میں یہ اضافہ پچھلے ایک عاشرے میں شدید ہوتے زلزلوں، سمندری طوفانوں اور سیلابوں کی شکل میں ہزاروں جانیں لے چکا ہے. اب فلپائنز کی حکومت اپنے کھیتوں پر ڈرونز اڑا رہی ہے تاکہ فاصلوں کو درپیش خطروں کا جائزہ لے کر کسی بڑی تباہی کے لیے تیاری کی جا سکے. وائس آف امریکہ کی روزین سکربو کی رپورٹ ثاقب الاسلام کی زبانی. دنیا بھر میں سب سے زیادہ قدرتی آفات فلپائن اور اس کے جزائر میں آتی ہیں، جہاں ایک سال کے دوران تقریباً 20 شدید سمندری اور ہوائی طوفان آتے ہیں. سال 2013 میں آنے والا ٹائفون ہایان طوفان سب سے تباہ کن تھا، جس سے فلپائن کے جزائر میں 6,300 افراد مارے گئے جبکہ 40 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے تھے. یہاں موجود 90% عمارتوں کی چھتوں تک کو مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. سب سے مشکل یہ ہے کہ پھر سے بارشیں ہوں گی، لوگ بھیگ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے. ان حالات میں ملک کا محکمہ زراعت اس طرح کے شدید موسمیاتی طوفانوں کا اثر کم کرنے کے لیے ڈرونز کی مدد لے رہا ہے. اس طرح کے ڈرونز نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے تجرباتی فلائٹس شروع کر دی ہیں. ان ڈرونز میں ایسے سینسر لگے ہیں جو کھیتوں کی تصاویر اور نقشوں کو محفوظ کرتے ہیں. یہ ڈرونز ایک دن میں 600 ہیکٹرز کا ایریا کور کر سکتے ہیں. پہلے ہم صرف مقامی رپورٹس پر توجہ دے رہے تھے جو عام طور پر کم یا زیادہ تخمینہ لگاتے تھے. ڈرون کے استعمال سے ہمارے پاس ایک سائنسی آلہ آ گیا ہے جس سے ہم اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیتے ہیں اور قدرتی آفات کے دوران بہتر مدد فراہم کر سکتے ہیں. ڈرون سے حاصل کیے گئے مواد سے کسانوں کو زرعی زمینوں اور ذخیرہ کاری کے بارے میں مدد فراہم کی جاتی ہے کہ انہیں کیسے محفوظ بنایا جائے، جبکہ تصاویر کی مدد سے یہ بھی نشاندہی کی جاتی ہے کہ کہاں حفاظتی نباتات اگائے جائیں اور زمین کو محفوظ کیا جائے. تو اس طرح فلپائن میں کسی بھی طوفان سے 1-2 دن پہلے ہم اس قدرتی آفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق تیاری کر سکتے ہیں. ڈرونز کی مدد سے خشک سالی کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ فلپائن میں ہونے والی حالیہ خشک سالی النینیو جیسے موسمیاتی اثرات کا نتیجہ ہے، جبکہ ڈرونز کا اس حوالے سے استعمال آنے والی کسی بھی قدرتی آفت کے بعد دوبارہ سے تعمیری نو کے مراحل کو آسان بنا سکتا ہے. انٹرسٹنگ. ڈرونز کے استعمال کے 2 بہت مختلف اینگلز. ایسے ہم یہ ڈسکشن جاری رکھتے ہیں اور ڈرون یوز کے بینیفیشل اور ٹریجک ایونٹس دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیے گا. جب سڑکیں سیلاب، لینڈ سلائڈز یا چیک پوائنٹس کی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہیں، اکثر ضروری ادویات اور سپلائز کے دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے واحد راستہ فضائی ہوتا ہے، لیکن ہیلی کاپٹرز اور جہازوں کا استعمال سستا نہیں. ایسے میں اندازہ لگایا گیا کہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح یہ کام بھی روبوٹس کر سکتے ہیں. روانڈا میں ایک پائلٹ پروجیکٹ قائم ہوا ہے جو ضرورت مند افراد کو ویکسینز فراہم کر رہا ہے. ڈیٹیلز دیکھیے وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کی اس رپورٹ میں جو آپ کے لیے تیار کی ہے نیلوفر مغل نے. 3, 2, 1 چھوٹے اور بغیر پائلٹ والے یہ ہوائی جہاز اس سال کے آخر میں روانڈا کے آسمانوں پر اڑیں گے، جس کے ذریعے
जान बचाने वाले तिबी साजो सामान के डब्बे दूर दराज इलाकों के क्लिनिक्स के लिए फिजा से गिराए जाएंगे। इसमें अद्वियात भर दी गई हैं। आप इसे अंदर रखें, दरवाजे बंद करें और अब ये डिलीवरी के लिए तैयार है। ये ड्रोन कैलिफोर्निया में कायम जिप लाइन कंपनी ने तैयार किए हैं। ये वैक्सीन गावी वैक्सीन अलायंस की जानिब से सप्लाई की गई हैं और ये प्रोजेक्ट यूपीएस फाउंडेशन की जानिब से ग्रांट पर तैयार किया गया है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक मौसर लचकदार तरसील का सिलसिला जिंदगियां बचाता है। इसीलिए हम दुनिया भर में मुख्तलिफ इदारों के साथ इन जगहों पर रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां सप्लाई चेन्स गैर मौसर और नाकारा हो जाती हैं। मुस्तकिल परों वाले ये ड्रोन्स आसानी से 1.5 किलोग्राम कार्गो ले जा सकते हैं और 120 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। ये पहले से तयशुदा रास्तों पर उड़ते हैं। एक मर्तबा जब ये अपना पैकेज पहुंचा देते हैं तो वापस अपने बेस पर आ जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी ख्याल ये था कि जितनी आसानी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाता है उतनी ही आसानी से अद्वियात भी मंगवाई और पहुंचाई जा सकें। जब सेहत के कारकुन खून या दीगर सप्लाई के लिए ऑर्डर दें तो कारकुन ऑर्डर को एक बॉक्स में पैक करें, इसे ड्रोन कार्गो में रखें, कोड स्कैन करें जो ये बताएगा कि ये कहाँ जाएगा और फिर ऑर्डर रवाना कर दिया जाएगा। ये सब एक हेलीकॉप्टर की निस्बत तरसील के मुकाबले में कहीं सस्ता है। इस अहम काम के साथ साथ ये प्रोजेक्ट ड्रोन डिलीवरी के महफूज और काबिल एतबार होने से मुतालिक जिप लाइन और यूपीएस को डेटा भी फराहम करेगा। ये अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस अहम फैसले में अहम किरदार अदा करेगा कि आया अमरीका में ड्रोन के जरिए पैकेजेस डिलीवर करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से हम इस टेक्नोलॉजी के अमेरिका में इस्तेमाल के फैसले में वफाकी इदारे की मदद यूं कर सकते हैं कि पहले इसे किसी दूसरे मुल्क में चलाया जाए जहां से हम हज़ारों घंटों की महफूज परवाज का डाटा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम FAA को ये मालूमात मुहैया करें तो इससे इसकी इजाज़त मिलने के अमल में तेज़ी आ सकती है। रवांडा की हुकूमत के साथ काम करते हुए जिप लाइन को उम्मीद है कि वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 150 डिलीवरियां कर सकेगा। इस सर्विस को अगस्त में शुरू किया जाएगा। आई इन द स्काई फिल्म मेकर गैविन हुड की अवार्ड जीतने वाली थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म एक जॉइंट अमरीकी बरतानवी फौजी ड्रोन ऑपरेशन की नायरोबी केन्या में एक दहशतगर्द सेल पे हमले करने की कहानी है और इस कहानी में वो अखलाकी इश्यूज भी हाईलाइट होते हैं जो ड्रोन हमलों में मासूम जानों के जाने से उठते हैं। एक बहुत अहम टॉपिक पर बनाई जाने वाली फिल्म की कहानी जानिए वॉइस ऑफ अमेरिका की पेनेलोपे पुलू की इस रिपोर्ट में मदीहा अनवर की ज़बानी। Well, this changes things. फौजी हुक्काम को मालूमात मिलती हैं कि बरतानवी शहरी सूजन हेलन डैनफोर्ड की सरबराही में चलाए जाने वाला दहशतगर्द ग्रुप नैरोबी में एक बड़े पैमाने के खुदकुश हमले की तैयारी में है। ऐसे में फौजी हुक्काम ड्रोन ऑपरेशन के बारे में गौर करते हैं। मिशन की सरबराह कर्नल कैथरीन पोवल हैं जिनका किरदार बरतानवी अदाकारा हेलन मिरन ने अदा किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कर्नल पोवल को ड्रोन ऑपरेशन के हवाले से फौजी और सियासी मसलहतों का सामना करना पड़ता है जो ऑपरेशन से मुतालिक हिकमत अमली और फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। दूसरी जानिब वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। और हालात उस वक्त एक ड्रामाई रुख इख्तियार करते हैं जब एक बच्चा उस जोन में दाखिल होता है जिसे ड्रोन ने अपना निशाना बनाना होता है। If they kill 80 people, we win the propaganda war. If we kill one child, they do. फिल्म मेकर गैविन हुड का कहना है कि फिल्म आई इन द स्काई बताती है कि जवाब ढूंढना आसान नहीं था। क्या आप एक मासूम जान की कुर्बानी लेंगे? क्या आप 80 जानों के नुकसान को रोकने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले सकते हैं? इस सूरत हाल में मजीद सवालात उठते हैं। अगर ड्रोन की किल जोन के करीब 5 मासूम लोग मौजूद हों या फिर दहशत गर्दों के हमले में सिर्फ 20 अफराद हलाक हों या 2000।
इस फिल्म में फैसले की ताकत रखने वाले लंदन की 2 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। कर्नल पोवल नॉर्थवुड लंदन के एक बंकर में, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक बेंसन, जिनका किरदार आंजेहानी एलन रिकमैन ने अदा किया, अपने हदफ पर लंदन के ही किसी दूसरे कोने से नजर रखे हुए हैं। जबकि ड्रोन पायलट्स, जिन्होंने ड्रोन को हदफ पर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, अमरीकी रियासत नेवाडा के एक कंटेनर में बैठे हैं और उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि उनसे हजारों मील दूर हैं। ड्रोन ऑपरेटर्स का इंसानों से बराह रास्त राब्ता नहीं। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए ड्रोन चलाते हैं और इस पर भी सवालात उठते हैं। क्या एक ऐसे दुश्मन को निशाना बनाना आसान है जो आपके सामने मौजूद ना हो? गेविन हुड कहते हैं कि इस फिल्म की सूरत हाल ड्रोन से मुतासरा इलाकों और ड्रोन हमलों से मुतालिक पेचीदगियों की असल मंजरकशी करती है। फौज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ड्रोन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ फौज ही में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें ड्रोन का इस्तेमाल बेहतरीन लगता है। You have number 4 and 5 on the president's kill list in your sights. You are putting the whole mission at risk because of one collateral damage issue. फिल्म मेकर गेविन हुड को उम्मीद है कि उनकी फिल्म देखने वालों के जहनों में ड्रोन के जंगों में इस्तेमाल, इसके इंसानी और सियासी पहलुओं और पेचीदगियों पर सवाल उठाएगी और इस हवाले से एक नई और मुस्बत बहस को जन्म देगी। कई कहानियां देखकर आंखें खुल जाती हैं और कभी कभार दिल भी दुखता है, लेकिन सच जानना ज़रूरी है और सच्ची कहानियां आपके सामने पेश करना हमारा काम है। इसी तरह ड्रोन्स के बारे में और जानते हैं एक ब्रेक के बाद। अमेरिका के आसमानों में अब चिड़ियों और हवाई जहाज के साथ और भी कुछ चीज उड़ती हुई नजर आती है। नो, नॉट सुपरमैन, ड्रोन्स। आज के दौर में कमर्शियल और तफरीही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और इसका मतलब है कि इस टॉपिक पर अब डिस्कशंस भी काफ़ी हो रही हैं, स्पेशली पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के मुतालिक। अमेरिका में इन मसाइल से कैसे निपटने की कोशिश की जा रही है, बता रहे हैं दीपक डोभाल अपनी इस रिपोर्ट में। मार्सेल हर्शर स्कीइंग के वर्ल्ड चैंपियन हैं। कुछ दिन पहले इटली में एक रेस के दौरान एक ड्रोन उनसे कुछ फुट दूर आकर गिरा। हर्शर किस्मत वाले थे, बच गए, लेकिन ये हादसा एक मिसाल है उन अंदेशों का जो कि आम लोगों के जहन में ड्रोन्स को लेकर हैं। इंसान के जरिए उड़ाए जाने वाले जहाज हवाबाजी के मेयार पर पूरे उतरते हैं और उन्हें उड़ाना महफूज होता है, जबकि इंसान के बगैर उड़ाए जाने वाले जहाज हवाबाजी के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। मेरे ख्याल में इन दोनों में फर्क ये है कि एक बुलंदी पर ठहर सकता है और दूसरे के मुतालिक मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है कि वो मेरे सर या मेरी प्रॉपर्टी पर गिर पड़े और नुकसान का सबब बने। पिछले दिनों ड्रोन से लोगों के जख्मी होने के कई वाकयात सामने आए हैं। There were runners at a race. इसी तरह हाल ही में एक रेस हो रही थी और किसी शख्स ने बगैर पायलट के एक जहाज की मदद से उनकी वीडियो बनाना चाही। ड्रोन के साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया कि उसने 2 खिलाड़ियों से टकराकर उन्हें जख्मी कर दिया। ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी और अफसोसनाक थी। एक ऐसा ही वाकया बरतानिया में पेश आया जहाँ कोई शख्स ड्रोन उड़ा रहा था और वो एक 2 साला बच्चे के करीब से टकरा गया, जिससे बच्चे की आंख पर जख्म आया और वो बेचारा हमेशा के लिए बसारत से महरूम हो गया। इसके अलावा जो बड़ा खतरा लोगों को परेशान करता है वो ये कि कहीं ड्रोन्स हवाई जहाजों से न टकरा जाएं। आजकल बाजार में मिलने वाले ड्रोन्स आसानी से सैकड़ों फुट ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। अमेरिका में ऐसे पायलट्स की तादाद बढ़ती जा रही है जिनका कहना है कि उन्होंने लैंड करते वक्त ड्रोन्स अपने आसपास देखे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। FAA का कहना है कि ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं कि वो जहाज के बहुत करीब आ गए थे या उससे टकराने वाले थे, क्योंकि अगर आप बोइंग 747 पर सवार हों और ये इत्तला आए कि एक बगैर पायलट का जहाज उसके बहुत करीब आ गया है तो आपको पता है कि तैयारे पर तकरीबन 400 मुसाफिर होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक तशवीश की बात है। कुछ अरसा पहले कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल का यह हेलीकॉप्टर एक ड्रोन से टकराते टकराते बचा। 800 फीट की ऊंचाई पर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहे इस हेलीकॉप्टर के पायलट को सामने से लाल बत्ती अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी और उसे अचानक मुड़ना पड़ा। यह हादसा जानलेवा हो सकता था। हमारे हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड सिर्फ प्लेक्सी ग्लास की बनी होती है। वो विंडशील्ड को तोड़कर पायलट को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ महीने पहले रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स को ड्रोन की वजह से काम रोकना पड़ा था।
ड्रोन्स के साथ जंगल में लगने वाली आग की वीडियो बनाने के वाकयात सामने आए हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि ड्रोन्स की मौजूदगी के बायस हेलीकॉप्टरों के लिए उस फिजाई हदूद को इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया। इसकी वजह से एक बड़ा मसला पैदा हुआ। ड्रोन्स ने दरहकीकत हिफाजती अमूर सर अंजाम देने वाले अफराद को उस इलाके में पहुंचने से रोक दिया जहां उनकी शदीद जरूरत थी। लेकिन जिस बात को लेकर अमेरिका में आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, वो ये कि कोई उन्हें बताए बगैर उन पर नजर रख सकता है। ड्रोन्स पर कैमरे लगाए जा सकते हैं जो दूर से तस्वीर उतार सकते हैं। अमेरिका में बहुत से लोग पायलट के बगैर उड़ने वाले जहाजों से मुतमईन नहीं, क्योंकि उनका ख्याल है कि जहाज लोगों पर नजर रखने के लिए भेजे जाते हैं और उनकी जासूसी करते हैं। और यहाँ अमेरिका में हम अपनी प्राइवेसी को वाकई बहुत अहमियत देते हैं। लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर इतना फिक्रमंद हैं कि अमेरिका के कई शहरों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लेट्सविल में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं, और दूसरे भी कई शहर इसी मिसाल पर चलने की कोशिश करते हुए ये कह रहे हैं कि अपनी फिजाई हदूद ड्रोन्स के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अलग अलग सूबों और शहरों के अलावा अमेरिका की फेडरल एविएशन एजेंसी यानी FAA ने भी ड्रोन उड़ाने वालों के लिए कवानीन बनाए हैं। तजारती लिहाज से आप उस वक्त तक ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास 333 नामी इस्तिस्ना मौजूद ना हो और जिसके लिए आपको FAA से इजाजत लेनी होती है। एक सारिफ के तौर पर तफरीही मकासद के लिए आप कोई लाइसेंस हासिल किए बगैर ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको हवाई अड्डे से 5 मील के दायरे में इसे उड़ाने की इजाजत नहीं है। आप इसे सिर्फ 400 फुट की बुलंदी तक उड़ा सकते हैं और उतनी दूर तक उड़ा सकते हैं जहां तक वो आपको नजर आता रहे। उम्मीद की जा रही है कि इन गर्मियों में FAA ड्रोन उड़ाने के लिए जामे कवानीन वज़ा करेगा। इस पर करीब 10 सालों से काम चल रहा है। बात यह है कि लोगों को ये जानना होगा कि कवानीन मुसलसल बदलते रहेंगे और उनमें बेहतरी आती रहेगी। क्या हमें किसी चीज को बदलने की जरूरत है? ये किस तरह काम करेगा? और FAA वो बतदरीज ज़ाब्ते नहीं बना सकता, और ये वो तरीका है जिसके तहत हमने कवानीन के इस पहले मजमुए को लागू किया है। लेकिन इस साल क्रिसमस पर बड़ी तादाद में ड्रोन बिकने की खबरों की वजह से FAA ने कुछ दिन पहले एक और नया कानून बना दिया कि हर वो ड्रोन जो 250 ग्राम से ऊपर है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के जरिए हमें उन लोगों के खिलाफ कवानीन इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी जो गैर महफूज तरीके से ड्रोन्स उड़ाते हैं। ये FAA को बगैर पायलट का जहाज उड़ाने वालों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई में मदद देगा। हम हर किसी के लिए फिजा को महफूज बनाने की गर्ज से जरूरत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये वाज़ेह है कि अगर कानून तोड़ने वाले शख्स की शनाख्त नहीं होती तो फिर इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। अब रजिस्ट्रेशन के अमल से हम उन्हें शनाख्त कर सकेंगे। आने वाले वक्त में ड्रोन्स किस हद तक बढ़ेंगे ये तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका के कुछ इदारों ने उस वक्त के बारे में सोचना शुरू कर दिया है जब आसमान में ड्रोन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। NASA का बगैर पायलट के जहाज की ट्रैफिक को कंट्रोल करने का निजाम मौजूद है, यानी NASA UTM। वो इस बारे में गौर कर रहे हैं कि किस तरह न्यूयॉर्क की फिजा में 200 ड्रोन्स परवाज करते हुए डाक के पैकेट्स की तरसील कर सकते हैं। आज के शो के लिए that's a wrap। हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी और अनोखा सफर के साथ, लेकिन जाने से पहले आपको पता है कि आपने क्या करना है। जरूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।